हिंदू धर्म भी पंजीयन नहीं है। दोस्तों, पंजीकरण की बहस या वैचारिक टकराव का नया चरण। भारतीय राजनीति में जब भी वैचारिक संघर्ष गहराता है, बहस किसी एक छोटे से प्रश्न से शुरू होकर पूरे सांस्कृतिक विमर्श तक फैल जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजीकृत क्यों नहीं है? यह सवाल देखने में प्रशासनिक लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपा हुआ राजनीतिक अर्थ कहीं अधिक गहरा और रणनीतिक। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है आरएसएस बनाम हिंदू राष्ट्र के पंजीयन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से हाल के वर्षों में इस प्रश्न को बार बार उठाया गया और इस बार यह चर्चा कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे के पत्र और उसके बाद बने राजनीतिक शोर के कारण फिर से केंद्र में आ गई है। इस पूरे विवाद में संघ की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है, हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है, उसने बहस को केवल कानूनी दायरे से निकालकर सभ्यतागत विमर्श में बदल दिया है। यही वह बिंदु है जहां से यह प्रश्न केवल संगठन के पंजीकरण का नहीं रह जाता, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान, लोकतांत्रिक संरचना और वैचारिक राजनीति का प्रश्न बन जाता है। भारत का संविधान नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत हर संगठन का सरकारी पंजीयन अनिवार्य नहीं है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या अन्य कानूनी ढांचे केवल सुविधाजनक कानूनी संरचना प्रदान करते हैं, वे किसी संगठन के अस्तित्व की शर्त नहीं हैं। दोस्तों, यहीं पर एक बुनियादी भ्रम पैदा किया जाता है। संघ विरोधी अक्सर यह संकेत देने का प्रयास करते हैं कि जो पंजीकृत नहीं है वो वैध नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत के अनेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन ऐसे हैं जो या तो आंशिक रूप से पंजीकृत हैं या पूरी तरह वैचारिक सामाजिक संरचना के आधार पर चलते हैं। इस संदर्भ में जब यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है, तो इसका उद्देश्य केवल कानूनी उत्तर देना नहीं होता है, बल्कि यह दिखाना होता है कि कुछ सांस्कृतिक संरचनाएं राज्य की मोहर से नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकृति से वैध होती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसे पारंपरिक संगठनात्मक परिभाषाओं में फिट करने की कोशिश की जाती है। संघ को कंपनी, एनजीओ या राजनीतिक संस्था की तरह देखना उसकी प्रकृति को सीमित करना है। दोस्तों, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 में स्थापित यह संगठन सदस्यता कार्ड, औपचारिक शुल्क या कठोर नौकरशाही ढांचे पर आधारित नहीं थी। इसकी मूल इकाई शाखा बनी जहां व्यक्ति विचार, अनुशासन और अभ्यास के माध्यम से जुड़ता है, न कि केवल कागजी रिकॉर्ड के माध्यम से। यही कारण है कि संघ का ढांचा एक पारंपरिक रजिस्ट्रेशन मॉडल में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। यह एक ऐसी संरचना है जो समाज में फैलती है, न कि फाइलों में बंद रहती है। भारतीय राजनीति में संघ का प्रश्न केवल प्रशासनिक कभी नहीं रहा, यह हमेशा वैचारिक रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और संघ के बीच टकराव केवल दो संगठनों का नहीं बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र दृष्टिकोण का संघर्ष रहा। कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा स्वतंत्रता के बाद के भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य की अवधारणा को पश्चिमी मॉडल के निकट देखता रहा, जबकि संघ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भारत की ऐतिहासिक चेतना का मूल मानता है। इस वैचारिक अंतर ने समय समय पर राजनीतिक विवादों को जन्म दिया। संघ के पंजीकरण का प्रश्न भी इसी व्यापक वैचारिक टकराव का हिस्सा बनकर सामने आता है। यदि गहराई से देखा जाए तो पंजीकरण क्यों नहीं, यह प्रश्न केवल प्रशासनिक जिज्ञासा नहीं है, यह एक राजनीतिक उपकरण के रूप में भी उपयोग होता है, जिसका उद्देश्य किसी संगठन की वैधता पर संदेह उत्पन्न करना होता है। राजनीति में यह रणनीति नई नहीं है। किसी भी बड़े प्रभावशाली सामाजिक आंदोलन को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि उसकी संरचना पर सवाल उठाए जाए, उसके वित्तीय स्रोतों पर प्रश्न खड़े किए जाएं या उसकी वैधता को कानूनी जटिलताओं में उलझाया जाए। लेकिन संघ के मामले में यह रणनीति पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, क्योंकि संघ की शक्ति उसके ढांचे में नहीं, उसके सामाजिक विस्तार में निहित है। दोस्तों, संघ नेतृत्व, विशेषकर मोहन भागवत द्वारा दिया गया यह तर्क कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है, एक गहरे सांस्कृतिक विचार को सामने लाता है। यह विचार करता है कि हर सामाजिक सांस्कृतिक इकाई को राज्य की मुहर से परिभाषित नहीं किया जा सकता,
भारत जैसे सभ्यतागत समाज में कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कानून से पहले समाज में मौजूद होती हैं। यह तर्क इस बात को भी उजागर करता है कि भारत में वैधता केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी होती है। हालांकि इस बहस का दूसरा पक्ष भी है जिससे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। आलोचक यह सवाल उठाते हैं कि यदि कोई संगठन इतना बड़ा और प्रभावशाली है तो उसके वित्तीय और संगठनात्मक ढांचे में अधिक औपचारिक पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए। यह प्रश्न लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वाभाविक है। किसी भी बड़े संगठन से जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है, लेकिन यहाँ अंतर यह है कि संघ का मॉडल पारंपरिक एनजीओ या राजनीतिक पार्टी जैसा नहीं है। संघ से जुड़े अनेक सहयोगी संगठन अलग अलग कानूनों के तहत पंजीकृत हैं, लेखा परीक्षण कराते हैं और कानूनी दायरे में काम करते हैं। इस आधार पर यह कहना कि पूरा ढांचा अकानूनी है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना जा सकता। संघ की सबसे बड़ी विशेषता यही मानी जाती है कि वह स्वयं को प्रत्यक्ष राजनीतिक संगठन नहीं कहता, फिर भी उसका प्रभाव राजनीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोस्तों, आपदा राहत, शिक्षा, ग्राम विकास, सेवा कार्य, वनवासी कल्याण और सामाजिक समरसता जैसे क्षेत्रों में संघ की उपस्थिति व्यापक रही है। यही कारण है कि इसे केवल राजनीतिक संगठन के रूप में देखना इसकी पूरी भूमिका को समझने में विफलता हो सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, संघ का इतिहास यह भी बताता है कि इसे कई बार राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगाया गया प्रतिबंध, आपातकाल के दौरान हुई गिरफ्तारियां और विभिन्न राजनीतिक संगठन, ये सभी घटनाएं संघ के इतिहास का हिस्सा हैं। लेकिन हर बार संगठन ने पुनर्गठन और सामाजिक विस्तार के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए रखी। यह तथ्य यह संकेत देता है कि उसकी जड़ें केवल राजनीतिक ढांचे में नहीं बल्कि समाज के भीतर गहरी हैं। आलोचकों का एक तर्क यह भी है कि लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस अब उन प्रश्नों को उठा रही है जो पहले कभी उसके शासनकाल में प्राथमिकता नहीं थे। यह राजनीतिक विरोधाभास के रूप में देखा जाता है। हालांकि लोकतंत्र में यह भी संभव है कि समय के साथ प्रश्नों की प्रकृति बदलती रहे। जो मुद्दे पहले गौर थे वे बाद में महत्वपूर्ण बन सकते हैं। इस पूरे विवाद का सार केवल इतना नहीं कि कोई संगठन पंजीकृत है या नहीं। असली प्रश्न यह है कि भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं को किस दृष्टि से देखा जाए। क्या उन्हें केवल राज्य प्रमाणित संरचनाओं के आधार पर परिभाषित किया जाए या समाज आधारित वैधता को भी स्वीकार किया जाए। हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है। यह कथन केवल एक राजनीतिक उत्तर नहीं बल्कि एक वैचारिक स्थिति है जो यह कहती है कि भारत की सभ्यतागत संरचनाएं सरकारी मोहरों से बड़ी और पुरानी हैं। दूसरी ओर लोकतांत्रिक व्यवस्था यह भी अपेक्षा करती है कि बड़े संगठन पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों को अपनाएं। इसी दो ध्रुवों के बीच यह बहस चल रही है। एक तरफ सांस्कृतिक वैधता का तर्क और दूसरी तरफ प्रशासनिक पारदर्शिता की मांग। अंततः यह संघर्ष केवल किसी एक संगठन का नहीं बल्कि भारत के राजनीति और सांस्कृतिक भविष्य की दिशा का प्रश्न है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ मुद्दे केवल समाचार नहीं रहते, वे धीरे धीरे नैरेटिव युद्ध का हिस्सा बन जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजीकृत क्यों नहीं है, यह प्रश्न भी अब उसी श्रेणी में आ चुका है। यह केवल एक कानूनी जिज्ञासा नहीं है बल्कि एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने लगा है, जहां उद्देश्य उत्तर पाना कम और संदेह पैदा करना ज़्यादा होता है। इस पूरे विवाद में दो स्पष्ट ध्रुव दिखाई देते हैं। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक सभ्यतागत राजनीति और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उसके वैचारिक सहयोगियों का प्रश्न आधारित विपक्षी मॉडल। लेकिन यह संघर्ष अब केवल इन दो संगठनों तक सीमित नहीं है। इसमें मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और चुनावी रणनीति तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। राजनीति में हर बड़ा नैरेटिव एक छोटे प्रश्न से शुरू होता है, संघ पंजीकृत क्यों नहीं है। सुनने में यह प्रशासनिक सवाल लगता है, लेकिन इसके भीतर तीन स्तर की रणनीति छिपी हुई है। पहला, संगठन की वैधता पर संदेह। दूसरा, वित्तीय पारदर्शिता पर प्रश्न। और तीसरा, सामाजिक स्वीकार पर अप्रत्यक्ष हमला। यह रणनीति सीधे आरोप नहीं लगाती बल्कि संदेह की भाषा में काम करती है। यही आधुनिक राजनीति संचार की सबसे प्रभावी शैली बन चुकी है, जहां तथ्य कम और फ्रेमिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। विपक्षी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा आज संस्थागत दबाव बनाने की रणनीति पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी संगठन को कानूनी या प्रशासनिक बहस में उलझाना होता है
ताकि उसका सार्वजनिक विमर्श कमजोर हो सके। इस रणनीति के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में प्रश्न उठाया जाता है, दूसरे चरण में मीडिया बहस शुरू होती है, तीसरे चरण में नैरेटिव बन जाता है कि स्पष्टीकरण देना जरूरी है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सवाल का उत्तर चाहे जो हो, संगठन को लगातार डिफेंस मोड में रखा जाए। संघ की प्रतिक्रिया हमेशा प्रत्यक्ष राजनीति आक्रामकता की बजाय वैचारिक तर्क पर आधारित रही। हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है, यह कथन इसी रणनीति का उदाहरण है। यह उत्तर 3 स्तरों पर काम करता है। पहला, प्रश्न को प्रशासनिक से सभ्यतागत स्तर पर ले जाना, आलोचना को केवल संगठन पर नहीं सोच के ढांचे पर केंद्रित करना, विपक्ष के फ्रेम को ही बदल देना। यह रणनीति राजनीति में फ्रेम शिफ्ट कहलाती है, जहां बहस का मैदान ही बदल दिया जाता है। दोस्तों, आज के मीडिया इकोसिस्टम में कोई भी राजनीतिक मुद्दा केवल तथ्य नहीं रहता, वह फ्रेम बन जाता है। संघ पंजीकरण विवाद को भी इसी नज़र से देखा गया। मीडिया के एक हिस्से ने इसे जवाबदेही का सवाल कहा, जबकि दूसरे हिस्से ने इसे सांस्कृतिक संस्था पर हमला के रूप में प्रस्तुत किया। दोनों ही फ्रेम अपने अपने दर्शक समूह को लक्षित करते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया अब केवल सूचना नहीं देता, बल्कि व्याख्या भी देता है, और यही व्याख्या राजनीति को प्रभावित करती है। सोशल मीडिया ने इस बहस को और तेज कर दिया है। पहले जहाँ राजनीतिक विमर्श सीमित चैनलों तक रहता था, अब वह लाखों व्यक्तिगत अकाउंट के माध्यम से फैलता है। इस डिजिटल वातावरण में एक पोस्ट पूरा नैरेटिव बदल सकती है, एक क्लिप संगठन की छवि बना या बिगाड़ सकती है, और भावनात्मक भाषा तथ्य से अधिक प्रभावित हो जाती है। संघ जैसे संगठनों के लिए वातावरण दोधारी तलवार है, क्योंकि उसका कार्य जमीनी है, लेकिन बहस डिजिटल हो चुकी है। भारतीय चुनावी राजनीति में संघ का नाम अक्सर प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता, लेकिन उसका प्रभाव कई स्तरों पर देखा जाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सामाजिक नेटवर्क मजबूत होता है। चुनावी रणनीति के दृष्टिकोण से विपक्ष यह मानता है कि संघ से जुड़ी छवि को चुनौती देना एक व्यापक राजनीतिक संदेश देता है। वहीं सत्ता पक्ष में इसे अपने सामाजिक आधार की मजबूती के रूप में देखता है। इसीलिए यह विवाद केवल एक संगठन पर नहीं, बल्कि पूरे चुनावी मनोवैज्ञानिक पर असर डालता है। इस बहस का सबसे गहरा पहलू यह है कि यह केवल कानूनी वैधता की नहीं, बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता की लड़ाई है। विपक्ष प्रश्न उठाता है, क्या हर बड़े संगठन को राज्य से पंजीकृत नहीं होना चाहिए? संघ का तर्क, क्या हर सांस्कृतिक चेतना को राज्य की मुहर की जरूरत है? यहाँ टकराव कानून और संस्कृति के बीच नहीं, बल्कि 2 अलग अलग वैचारिक दृष्टिकोणों के बीच है। दोस्तों, भारत की राजनीति पिछले 2 दशकों में लगातार ध्रुवीकृत हुई है। इस ध्रुवीकरण में संघ एक केंद्रीय संदर्भ बिंदु बन गया। एक पक्ष इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वाहक मानता है, दूसरा पक्ष इसे वैचारिक एकरूपता का राजनीतिक उपकरण मानता है। इसी दोहरे दृष्टिकोण के कारण कोई भी बहस तटस्थ नहीं रह पाती। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे केवल आलोचना पर आधारित राजनीति से आगे कैसे बढ़ें। दोस्तों, जब कोई संगठन दशकों तक जमीनी स्तर पर सक्रिय हो तो केवल प्रश्न उठाने की राजनीतिक सीमित प्रभाव छोड़ती है। इसीलिए पंजीकरण जैसे मुद्दे अक्सर प्रतीकात्मक हथियार बन जाते हैं, जो वास्तविक शक्ति संरचना को सीधे चुनौती देने की बजाय उनकी छवि को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। संघ के लिए चुनौती यह है कि उसकी हर सामाजिक गतिविधि को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। इससे उसका मूल सामाजिक कार्य कई बार राजनीतिक बहस में खो जाता है। यह स्थिति आधुनिक राजनीति की एक सामान्य समस्या है, जहां सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभाव के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है। संघ पंजीकृत क्यों नहीं है, यह प्रश्न अपने मूल रूप में बहुत सीमित था, लेकिन अब यह भारत के वैचारिक भविष्य पर बहस बन चुका है। यह विवाद 3 स्तरों पर चल रहा है, पहला कानूनी, दूसरा वैचारिक, तीसरा राजनीतिक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बहस का कोई सरल उत्तर नहीं है, क्योंकि यह केवल तथ्य का नहीं, दृष्टिकोण का संघर्ष है। भारत की राजनीति अब उस चरण में प्रवेश कर चुकी है जहां संगठन केवल संगठन नहीं रहे, प्रश्न केवल प्रश्न नहीं रहे, और उत्तर केवल उत्तर नहीं रहे।
हर मुद्दा अब नैरेटिव युद्ध का हिस्सा है और इसी युद्ध में संघ बनाम विपक्ष की यह बहस केवल एक अध्याय है, अंत नहीं। अब आते हैं दोस्तों, भारतीय राजनीति विमर्श में कुछ विवाद समय के साथ खत्म नहीं होते बल्कि परत दर परत और जटिल होते जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजीकृत क्यों नहीं है, यह प्रश्न अब उसी श्रेणी में आ चुका है जहां यह एक प्रशासनिक जिज्ञासा से आगे बढ़कर वैचारिक, मीडिया और चुनावी रणनीति के बहुस्तरीय संघर्ष में बदल चुका है। इस अंतिम भाग में हम इसे पूरे विवाद को 4 कोणों में समझेंगे: टाइमलाइन, केस स्टडी, मीडिया क्लिप विश्लेषण और चुनावी प्रभाव। दोस्तों, विवाद कैसे बढ़ा और कैसे बदला रूप? शुरुआत में यह मुद्दा केवल इस प्रश्न तक सीमित था कि राष्ट्रीय स्वयं संघ पंजीकृत संगठन है या नहीं। यह चरण पूरी तरह तकनीकी और कानूनी प्रकृति का था। धीरे धीरे यह प्रश्न राजनीतिक मंचों पर आने लगा। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा उठाया गया पत्र इस चरण का महत्वपूर्ण बिंदु माना गया। अब मुद्दा केवल कानूनी नहीं रहा बल्कि जवाबदेही और वैधता की राजनीतिक बहस बन गया। इस चरण में संघ की ओर से प्रतिक्रिया आई कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है। यह बयान पूरे विवाद को एक नई दिशा में ले गया। अब यह बहस संगठन से निकलकर सभ्यता और संस्कृति की व्याख्या पर आ गई। मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस में बदल दिया। अब यह प्रश्न केवल संघ का नहीं रहा बल्कि राज्य बनाम संस्कृति का प्रतीक बन गया। अंतिम चरण में यह मुद्दा राजनीति, संचार और चुनावी रणनीति का हिस्सा बन गया, जहां इसे जन भावनाओं को प्रभावित करने वाले नैरेटिव के रूप में उपयोग किए जाने लगा। दोस्तों, संस्थागत प्रश्न बनाम सामाजिक संगठन। भारत में कई बार देखा गया है कि सामाजिक संगठनों को कानूनी प्रश्नों के माध्यम से राजनीतिक बहस में लाया जाता है। यह पैटर्न 3 चरणों में काम करता है। पहले संगठन की संरचना पर प्रश्न, फिर वित्तीय पारदर्शिता पर संदेह और अंत में वैधता पर बहस। संघ के मामले में भी यही पैटर्न दोहराया गया है। संघ की प्रतिक्रिया हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है एक क्लासिक फ्रेम शिफ्ट का उदाहरण है। यह रणनीति प्रश्न को उल्टा कर देती है, बहस को कानूनी से सांस्कृतिक बना देती है और विपक्ष को नैरेटिव डिफेंस में डाल देती है। राजनीतिक संचार में यह एक उच्च स्तरीय तकनीकी मानी जाती है। अब आते हैं मीडिया नैरेटिव टूलिटी। इस विवाद में मीडिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है: जवाबदेही और पारदर्शिता फ्रेम, सांस्कृतिक हमला फ्रेम। दोनों फ्रेम एक ही घटना को अलग अलग अर्थ देते हैं। यही आधुनिक मीडिया राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता है। तथ्य समान रहते हैं लेकिन अर्थ बदल जाता है। यदि किसी टीवी डिबेट या डिजिटल क्लिप को ध्यान से देखें तो 3 चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहला, मीडिया यह तय करता है कि कौन सा हिस्सा दिखाना है, पूरा संदर्भ नहीं। उदाहरण, केवल पंजीकरण क्यों नहीं, लेकिन संगठन की संरचना और इतिहास कब दिखाया जाता है। भावनात्मक भाषा, शब्दों का चयन भावनात्मक प्रभाव पैदा करता है। गोपनीयता, पारदर्शिता, संदेह, यह भाषा दर्शक की धारणा को प्रभावित करती है। विरोधी पैनल संरचना, डिबेट में 2 चरम पक्ष बनाए जाते हैं, एक संस्था पर सवाल, दूसरा संस्था का बचाव। इससे मध्यवर्ती तथ्यात्मक चर्चा लगभग गायब हो जाती है। चुनावी राज्यों पर प्रभाव, वास्तविक राजनीतिक गणित। इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका चुनावी प्रभाव है। यह प्रभाव सीधा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष और मनोवैज्ञानिक है। उत्तर भारत वैचारिक ध्रुवीकरण क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यह मुद्दा वैचारिक पहचान को मजबूत करता है, राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाता है और संस्कृत बनाम राजनीति का नैरेटिव बनाता है। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि वह केवल प्रश्न आधारित राजनीति से आगे कैसे बढ़े। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में संघ का सामाजिक नेटवर्क अधिक मजबूत माना जाता है। यहाँ विवाद का प्रभाव सीधे वोट ट्रांसफर में कम लेकिन राजनीतिक विमर्श में अधिक। मतदाता भावनात्मक रूप से कम लेकिन वैचारिक रूप से अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में यह मुद्दा अधिक संस्थागत जवाबदेही के रूप में देखा जाता है और राजनीतिक प्रभाव सवालों को स्वीकारता अधिक
लेकिन वैचारिक ध्रुवीकरण अपेक्षाकृत अलग स्वरूप में। अब आते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरी क्षेत्रों में यह विवाद सोशल मीडिया फ्रेमिंग से प्रभावित होता है। मीडिया क्लिप्स से राय बनती है और त्वरित प्रतिक्रिया आधारित राजनीति हावी होती है। बड़ा राजनीतिक निष्कर्ष, यह लड़ाई किसकी? यह विवाद केवल एक संगठन का नहीं, यह 3 स्तरों का पर संघर्ष है। पहला, क्या राज्य हर सामाजिक संरचना को परिभाषित करेगा? दूसरा, क्या राष्ट्र की पहचान केवल संवैधानिक या संहितागत भी है? तीसरा, क्या राजनीति तथ्य से चलती है या फ्रेम से? और दोस्तों, इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सच यह है कि प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, उत्तर जितना तकनीकी लगता है उतना सीमित नहीं है, और राजनीति जितनी दिखाई देती है उससे कहीं गहरी है। पंजीकरण का मुद्दा वास्तव में एक प्रतीक बन चुका है उस व्यापक संघर्ष का जिसमें भारत अपने राजनीति और सांस्कृतिक भविष्य को परिभाषित कर रहा है। यह बहस खत्म नहीं हुई है, यह केवल अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है, और भारतीय राजनीति में जब कोई बहस अगले चरण में जाती है तो वह और अधिक जटिल और अधिक तीखी और अधिक निर्णायक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए सामाजिक और राजनीतिक विमर्श के साथ। धन्यवाद।